नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव की इस खास पड़ताल में। आज हमारे पास कोई आधिकारिक रिपोर्ट या लेख नहीं है, बल्कि कुछ उससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज है। ये एक फैन द्वारा बनाई गई पुष्पा 3 की कहानी की अवधारणा है, जो एक काल्पनिक ट्रेलर के रूप में ऑनलाइन मौजूद है। और ये सिर्फ एक फैन की कल्पना नहीं लगती, बल्कि एक बहुत ही मजबूत कहानी की नींव है। स्रोत एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है, जिसका शीर्षक है पुष्पा 3 द रैम्पेज नोशन ट्रेलर। और ये हमें एक ऐसे पुष्पा से मिलवाता है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल, और आज हमारा मिशन इसी अवधारणा की गहराइयों में उतरना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी पुष्पा के किरदार को किस तरह पहले तोड़ती है और फिर उसे एक ज्यादा खतरनाक रूप में कैसे गढ़ती है। कहानी की शुरुआत ही एक धमाके से होती है। सरकार और मीडिया ये मान लेते हैं कि पुष्पा एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया है। हाँ, सब जगह यही खबर है। अखबारों की हेडलाइन चीख रही है, पुष्पा का राज खत्म। लेकिन स्रोत की एक लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। जो आग राख में छुपी होती है, वही सबसे खतरनाक जलती है। तो चलिए आज इसी राख में छुपी आग की पड़ताल करते हैं। यह जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि कहानी की शुरुआत ही नायक की कथित मौत से होती है। किसी भी कहानी में नायक को मारकर वापस लाना एक बहुत बड़ा दाव होता है। ये कहानी सिर्फ एक्शन या क्राइम की नहीं लग रही, बल्कि एक किरदार के पतन और फिर फीनिक्स की तरह राख से उठने की लग रही है। और हमारी आज की चर्चा इसी बात पर केंद्रित होगी कि कैसे एक व्यक्तिगत त्रासदी पुष्पा के मकसद को हमेशा के लिए बदल देती है। अब ये सिर्फ साम्राज्य बनाने की लड़ाई नहीं है, ये बदले की लड़ाई है। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं, जहां पुष्पा अपने जीवन के सबसे निचले बिंदु पर है। स्रोत के मुताबिक एक बम धमाके में उसका सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन ये सिर्फ उसके साम्राज्य का अंत नहीं था, ये बहुत ज्यादा व्यक्तिगत था। हाँ, और यही इस कहानी की नींव को इतना इतना दर्दनाक बनाता है। स्रोत में एक संवाद है जो किसी को भी झकझोर सकता है। पुष्पा को बताया जाता है, बेटा हुआ है पर इसकी मां को नहीं बचा पाए। सोचिए, जिस क्षण उसे पिता बनने की खुशी मिलनी थी, उसी क्षण उससे उसकी पत्नी छीन ली गई। उसने एक ही झटके में अपना प्यार और अपने बच्चे की मां को खो दिया। ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी एक साम्राज्य बनाने में लगा दी, वो एक ही पल में वापस वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था, बल्कि उससे भी बदतर हालात में। बिल्कुल, और स्रोत साफ कहता है कि ये सब एक धोखे की वजह से हुआ। एक धोखेबाज ने पुष्पा के सामने उसका घर और उसका परिवार सब कुछ छीन लिया। और फिर एक लाइन है जो इस पूरी तबाही को समेटती है। उस चिंगारी ने जो आग लगाई थी, उसने पुष्पा के पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। ये क्लासिक कहानी कहने की तकनीक का वो डेथ एंड रीबर्थ वाला चरण है। किसी किरदार को फिर से बनाने के लिए पहले उसे पूरी तरह से तोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ टूटना सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, ये शाब्दिक है। उसका अहंकार, उसका साम्राज्य, उसका परिवार, सब कुछ खत्म, सब कुछ। और जब किसी किरदार के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उसकी सारी सीमाएं, सारे नियम खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या ये बदलाव उसे दर्शकों से दूर नहीं कर देगा? मतलब पहले वो एक अंडरडॉग था, एक मजदूर जो सिस्टम से लड़कर ऊपर उठ रहा था, जिसके लिए लोग सहानुभूति महसूस कर सकते थे, है ना? अब वो सिर्फ एक बदला लेने वाला इंसान है, जो शायद ज्यादा डार्क और कम पसंद किया जाने वाला किरदार बन सकता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें कहानी के अगले हिस्से में मिलता है, जहां उसके मकसद में बदलाव आता है। ये सच है कि वो डार्क हो रहा है, लेकिन शायद यही उसे ज्यादा मानवीय भी बनाता है। पहले उसका संघर्ष पहचान और ताकत के लिए था, जो कहीं ना कहीं बाहरी चीजें हैं। अब उसका संघर्ष बहुत ज्यादा अंदरूनी और भावनात्मक है। दर्द और गुस्सा। हाँ, दर्द और गुस्सा ऐसी भावनाएं हैं जिनसे हर कोई जुड़ सकता है। तो इस डेथ के बाद उसका रीबर्थ कैसे होता है? स्रोत बताता है कि वो वापस आता है, लेकिन उसके इरादे अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। स्रोत की एक लाइन है जो इस बदलाव को साफ करती है, मैं वापस आया और इस बार सिर्फ जिंदा रहने नहीं, राज करने के लिए। यहाँ राज करने का मतलब पहले जैसा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। पहले राज करना मतलब सिंडिकेट पर कब्जा करना, पैसे कमाना था। अब राज करने का मतलब है अपने दुश्मनों की दुनिया पर कब्जा करना, उन्हें तबाह करना। ये अब वर्चस्व की लड़ाई नहीं, ये विनाश की लड़ाई है। उसका मकसद बहुत व्यक्तिगत हो गया है। वो कहता है, अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, जिसने भी मुझसे मेरा हक छीना, उन्हें धूल चटानी है। और इस बदले की आग कितनी भयानक है, इसका अंदाजा एक और डायलॉग से होता है, इसने मेरा घर जलाया, मेरा परिवार जलाया, उसकी दुनिया को राख बना दूंगा। ये सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ हिसाब बराबर करने की बात नहीं है, ये तो पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देने की धमकी है। और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। पहले पुष्पा का संघर्ष सिस्टम और बाहरी दुश्मनों से था। अब उसका संघर्ष उस धोखे से है जिसने उसे व्यक्तिगत रूप से तोड़ा है। ये कहानी को एक साधारण क्राइम ड्रामा से एक भावनात्मक रिवेंज सागा में बदल देता है। सही कहा। उसकी प्रेरणा अब दौलत या ताकत नहीं, बल्कि एक तरह का क्रूर न्याय और बदला है। और जब प्रेरणा इतनी व्यक्तिगत हो जाती है, तो किरदार के एक्शंस भी ज्यादा तीव्र और अप्रत्याशित हो जाते हैं। तो अब वो सिर्फ दौलत के लिए नहीं, बल्कि बदले के लिए लड़ रहा है। लेकिन बदला लेना इतना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब दुश्मन हर तरफ हो। क्या स्रोत बताता है कि उसके दुश्मन कौन है और वो उनसे कैसे निपटेगा? हाँ, और यहीं पर कहानी और भी जटिल हो जाती है। दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं है, बल्कि अंदर भी है। स्रोत कहता है, पुलिस, नेता, माफिया सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। ये तो खैर उम्मीद के मुताबिक था। हाँ, ये तो होना ही था। लेकिन असली मोड़ अगली लाइन में है, दुश्मनों ने चाल चली, अपनों को खरीदा। विश्वासघात, ये किसी भी लीडर के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। पुष्पा की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसके लोग रहे हैं, लेकिन अब जब उसी ताकत में सेंध लग चुकी है, तो वो किस पर भरोसा करेगा? वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, और शायद यही वजह है कि उसकी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। स्रोत में एक संवाद है जो पुष्पा के किरदार को एक नया आयाम देता है। असली लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, दिमाग से भी लड़ी जाती है। ये दिलचस्प है, लेकिन क्या ये पुष्पा का असली स्वभाव है? वो तो हमेशा से अपनी हिम्मत, अपनी ताकत और अपने लोगों के दम पर जीता आया है। क्या दिमागी खेल खेलना उसे कमजोर नहीं बना देगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी सबसे बड़ी ताकत ही खो रहा है? ये एक वाजिब चिंता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये कमजोरी नहीं बल्कि विकास है। ये एक मजबूरी भी है और एक तरक्की भी। मजबूरी इसलिए क्योंकि जब आपके अपने ही आपके खिलाफ हो, तो आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। बिल्कुल। और तरक्की इसलिए क्योंकि अब वो सिर्फ एक बाहुबली नहीं, बल्कि चाणक्य की तरह सोच रहा है। वो समझ गया है कि शारीरिक ताकत की एक सीमा होती है, खासकर जब आप अकेले हों। मतलब विश्वासघात ने उसे एक रणनीतिकार बनने पर मजबूर कर दिया है। वो अपने अनुभव से सीख रहा है। पहले वो कहता था मेरे लोग मेरी ताकत, लेकिन अब जब उसी ताकत में से कुछ लोग बिक गए, तो उसे एहसास हुआ कि सिर्फ भावनात्मक या शारीरिक ताकत काफी नहीं है। बिल्कुल, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़े, तो ये सत्ता के खेल की सच्चाई दिखाता है। असली ताकत शारीरिक बल नहीं, बल्कि दिमागी चालें और रणनीति होती है।
ये पुष्पा को एक साधारण गुंडे से एक मास्टरमाइंड के रूप में स्थापित करता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। असली सवाल यह है कि क्या वो इस दिमागी खेल में इतना उलझ जाएगा कि वो अपनी असल पहचान यानी जमीन से जुड़ा एक लीडर खो बैठेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो वो टूट चुका है, उसने सब कुछ खो दिया है, वो बदले की आग में जल रहा है और अब वो दिमाग से लड़ने के लिए तैयार है। ये सब उसे कहाँ ले जाता है? वो अपनी पहचान और अपना प्रभुत्व वापस कैसे स्थापित करता है? यहीं पर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, जहां पुष्पा अपनी वापसी की घोषणा करता है और ये घोषणा शब्दों से ज्यादा प्रतीकों के माध्यम से होती है। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है। जब सब कुछ जल चुका है और वो अकेला है तो वो कहता है, जंगल में आग भी लग जाए तो भी शेर अकेला